नमस्कार मित्रों, आप सबका काव्या क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। तो आज हम इतिहास की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम भरतपुर राजवंश का इतिहास पढ़ेंगे। और आपने अनुमान भी लगा लिया होगा पीछे लगी फोटो को देखकर, महाराजा सूरजमल, उनके बारे में पढ़ेंगे व जाट राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। कैसे से एक छोटे से क्षेत्र से उठकर पूरे उत्तर भारत में एकाएक एक जाति छा जाती है, वो जाट होती है। वो एक राज करने वाली एक वीर योद्धा के रूप में औरंगजेब के समय उत्तर भारत में उभरती है। उसके बारे में आज देखेंगे कैसे जाट राजवंश की उत्पत्ति हुई, कैसी परिस्थिति थी और कैसे उन्होंने संघर्ष कर कर अपना लोहा बनवाया। तो आइए जाट राजवंश का अध्ययन करेंगे। अब तो सबसे पहले हम देखेंगे जाट कौन थे, कहां से उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। बात सिर्फ भरतपुर के जाट राजवंश की होगी, ना कि अन्य किसी की। तो सबसे पहले देखेंगे भरतपुर के जाटों की पुराना इतिहास। भरतपुर जाट राजवंश राजवंश नाम आया है तो सबसे पहले देखेंगे वहां राज करने वाली जाटों की कौन सी गोत्र थी। जैसे हर किसी जाति में गोत्र होती है, राजपूतों में सिसोदिया, राठौड़। इसी तरह भरतपुर में इस जाट जाति ने राज किया था, वो कौन सी गोत्र की थी। तो सबसे पहले गोत्र देखेंगे उनकी क्या थी। तीन सिनवार। क्या थी? तीन सिनवार। क्या थी? तीन सिनवार। किन की? भरतपुर जाट राजवंश की गोत्र क्या थी? तीन सिनवार। और इनकी कुलदेवी के बारे में देखेंगे। अब कुलदेवी थी राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता। और कुल देवता थे भगवान लक्ष्मण। कौन थे? भगवान लक्ष्मण। कौन थे? भगवान। इनके भरतपुर जाट राजवंश के गोत्र क्या थी? तीन सिनीवार, कुलदेवी, राजेश्वरी माता और कुल देवता लक्ष्मण। ये उनका बेसिक परिचय है। अब देखेंगे ये वंशज किसके हैं। सबसे पहले जाट राजवंश का अध्ययन कर रहे हैं, कुलदेवी देख ली, कुल देवता देख लिया और गोत्र देख ली। अब गोत्र में आता है कि वंशज किसके हैं। वंशज माना जाता है कि भगवान कृष्ण के हैं। भगवान कृष्ण के अलग अलग थ्योरी आती है, हम भगवान कृष्ण वाली थ्योरी को मान के चल रहे हैं। इस थ्योरी को रामवीर शर्मा ने बताया है। रामवीर शर्मा ने बताया है। कोई इतिहासकार हुए कौन? रामवीर शर्मा। उन्होंने बताया है कि भरतपुर के जाट राजवंश के जो लोग थे वो भगवान कृष्ण के वंशज थे। इनके वंशज भगवान कृष्ण के। आइए किस तरह भगवान कृष्ण के वंशज देखते हैं। सबसे पहले रामवीर सिंह वर्मा ने बताया, इतिहासकार है कौन? रामवीर शर्मा। रामवीर सिंह शर्मा। रामवीर सिंह वर्मा इतिहासकार है। इसने बताया कि भरतपुर के जाट वंश के लोग थे वो भगवान कृष्ण के वंशज माने थे। लिखता है कि सर्वप्रथम भगवान कृष्ण हुए। कृष्ण का वंशज बताता है, सबसे पहले कृष्ण जी को लेकर चलेंगे। कृष्ण हुए। कृष्ण के आगे जाकर हुआ प्रद्युमन। कौन हुआ? प्रद्युमन।
प्रद्युमन, और प्रद्युमन के बाद हुआ अभिमन्यु। कौन हुआ? अभिमन्यु। रामवीर सिंह वर्मा बता रहे हैं कि भरतपुर के जाट वंश के जो लोग थे वो भगवान कृष्ण के वंशज है। सबसे पहले कृष्ण हुए, कृष्ण के प्रद्युमन हुआ, प्रद्युमन के हुए अभिमन्यु, सॉरी अभिमन्यु नहीं, अनिरुद्ध। कौन हुआ? प्रद्युमन के हुआ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद पीढ़ियां चलती रही और पीढ़ी आती है 90 नंबर की। कौन सी? 90वीं पीढ़ी। इस पीढ़ी में कौन होते हैं? सूरजमल। कौन होते हैं? सूरजमल। सूरजमल के बारे में आगे पढ़ेंगे, जिन्होंने कभी दिल्ली के नाक में दम कर दिया था, कभी अहमद शाह अब्दाली को औकात याद दिला दी थी, वही सूरजमल जाटों के प्लेटो, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अन्य राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जो पहले हुए थे सूरजमल से। रामवीर सिंह वर्मा ने बताया कृष्ण के वंशज कौन है? भरतपुर के जाट वंश के लोग। कृष्ण के बाद में प्रद्युमन हुआ, प्रद्युमन के हुआ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की 90वीं पीढ़ी में सूरजमल का जन्म होता है। सूरजमल जाटों का वो चमकता सितारा तो उत्तर भारत में अपना लोहा मनाता है, उसी के पूर्वज वह उन्हीं के वंशज पढ़ रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं, पता चल गया किसके वंशज हैं? कृष्ण के। किन के अनुसार? रामवीर सिंह वर्मा के अनुसार। तो बात उस समय की है जब हमारे भारत में दिल्ली में मुगलों का शासन था, और मुगलों के एक बादशाह जिसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। औरंगजेब कौन था? मुगल था, दिल्ली में राज करता था। इसकी एक ही नीति थी, इस्लाम को बढ़ाया जाए, हिंदू धर्म को घटाया जाए, वह जमींदारों पर टैक्स लगाया जाए। इनकी? औरंगजेब की। क्या नीतियां थी? सबसे ज्यादा तो इस्लाम का प्रचार। किसका प्रचार? इस्लाम का प्रचार। और दूसरा टैक्स लगाना जनता पर। क्या लगाना? वो भी जमींदारों पर। किसने? औरंगजेब ने। क्या किया? इस्लाम का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया और टैक्स लगाने का प्रयास किया। किस पर? लोगों पर। उसी समय हमारे मथुरा के आसपास, आगरा के आसपास जाट जाति के किसान खेतीबाड़ी का काम करते थे, उन पर टैक्स कौन सा लगा दिया? खेती करने पर टैक्स लगेगा, मुगलों को देना होगा, जो कमाएगा उसमें से। तो उसी समय मथुरा, आगरा के आसपास जाट जाति के जमींदार थे। कौन थे? जमींदार। किससे परेशान हो गए? खेती पर कर लगता था। किसने लगाया? औरंगजेब ने। और औरंगजेब के इस कृत्य के कारण जाट जाति विद्रोह कर देती है, कहती है हम टैक्स नहीं देंगे। कौन? जाट जाति। आप पूछोगे विद्रोह करते हैं उस समय, उनका नेता होता है, तो नेता कौन है? सबसे पहले जाटों का एक नेता आता है, उसका नाम होता है गोकुला जाट। क्या होता है? गोकुला जाट। गोकुला जाट इनका नेता बनता है। मथुरा तथा आगरा के आसपास जिन किसानों ने विद्रोह किया था ना, उन किसानों का नेता कौन बनता है? गोकुला जाट। इसलिए औरंगजेब की नीतियों के कारण सबसे पहले तो टैक्स लगाना, दूसरा इसका कारण क्या था? इस्लाम का प्रचार प्रसार करना तथा सनातन संस्कृति को हानि पहुंचाना। ये दोनों बात उस समय की जाट जाति कैसे सहन कर सकती थी,
उन्होंने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। नेता कौन होता है? गोकुला जाट। कौन होता है? गोकुला जाट। राजा नहीं बना है अभी, सिर्फ नेता है। किन का? जाटों का। कहां पर? मथुरा व आगरा के आसपास क्षेत्र में। कौन है? गोकुला जाट। के खिलाफ विद्रोह करता है? औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है। इतनी बात समझ में आई होगी। पहला नेता कौन बना जाटों का? वीर गोकुला जाट। कौन? गोकुला जाट। ये बात 1660 से लेकर 70 की है। लंबा संघर्ष किया इसने, गोकुला जाट ने। इनको लेकर? औरंगजेब की नीतियों को लेकर। मथुरा के आसपास जाटों को एकत्रित कर लिया और विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ये बात कभी सहन नहीं कर सकता था कि जाट एकत्रित होके मेरे खिलाफ विद्रोह करें। उसने सेना भेज दी। इनके खिलाफ? जाटों के विरुद्ध। जाटों के विरुद्ध। जाटों का नेता कौन था? वीर गोकुला जाट। कौन था? वीर गोकुला जाट के खिलाफ सेना भेज दी जाती है। युद्ध होगा। युद्ध में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, वो तो बाद की बात है। आप पूछोगे वीर गोकुला जाट से पहले जिन्हें विद्रोह किया था? हाँ, किया था अलग अलग समय पर, किंतु संगठित नहीं हो पाए। वीर गोकुला जाट अपना गुरु बनाकर रामदास जी को, किसको बनाकर? रामदास जी को। इनको? रामदास जी। आप पूछोगे रामदास जी कौन है? सिखों के चौथे गुरु थे। कौन से? सिखों के चौथे गुरु कौन थे? रामदास जी। कौन प्रेरणा लेता है? वीर गोकुला जाट। इन्हीं प्रेरणा के स्रोत को देखकर इस्लाम फैलाने वाले औरंगजेब के विरुद्ध खड़ा कौन हो जाता है? औरंगजेब। और पहले जमीन के टैक्स को लेकर खड़ा कौन हुआ? वीर गोकुला जाट। दो कारण पैदा होते हैं। पहला कारण जमीन का टैक्स, दूसरा इस्लाम का प्रचार प्रसार रोकना चाहता था। कौन? वीर गोकुला जाट। किसकी प्रेरणा से? रामदास जी की। ये बात सहन नहीं करेगा औरंगजेब। इतना कुछ हो गया, 10 साल हो गए, 60 से चला था 70 आ गया। अब सेना भेजेगा कौन? औरंगजेब। कौन भेजेगा? औरंगजेब सेना भेजता है। युद्ध होता है कहां पर? तिलपत में। कहां पर होता है? तिलपत। तिलपत जगह का नाम है, वहां पर युद्ध होता है। कौन सा? तिलपत का युद्ध। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व हसन खान ने किया था। कौन? हसन। हाँ, कौन है? मुगल। सामने कौन है? हमारे गोकुला जाट। गोकुला जाट इस युद्ध में हार जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। कौन? वीर गोकुला जाट। नेता नहीं, नेता है सिर्फ, राजा नहीं है। अभी तक कोई राजा नहीं बना है। मथुरा के आसपास के क्षेत्र की बात है। अब इसके बाद वीर गोकुला को शहादत प्राप्त होती है और जाटों में इनकी जगह एक नया नेता आ जाता है। राजा नहीं है, वो भी एक नया नेता आता है। उसका नाम होता है राजा राम। क्या होता है? राजा राम। ये बंदा होता है सिन 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 वार गांव का। कहां का? सिन सिन वार गांव का। कहां का होता है? सिन सिन वार गांव का। कौन? राजा राम। जाटों का नेता है। सिन सिन गांव आज हमारे राजस्थान में पड़ता है। जाटों का नेता दूसरा कौन बनता है? राजा राम। इस बंदे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। मेरे ख्याल से उस समय इससे बड़ा कोई लीडर नहीं था औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाने में। कौन? राजा राम।
इसके खिलाफ आवाज उठाई, औरंगजेब के खिलाफ। कारण क्या था? औरंगजेब की दो नीतियां, एक तो इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, हिंदू धर्म को कम करना, और दूसरा वही जमीनी कर, टैक्स, इस पर, किसानों पर। औरंगजेब एक नीति थी इस्लाम को फैलाने के लिए औरंगजेब जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाता था। कौन? औरंगजेब। इस बात का पूरा पता किसको था? राजा राम को। राजा राम ने सोचा कि ये औरंगजेब ऐसे तो मानेगा नहीं, क्यों ना कोई बड़ा काम किया जाए, उसको पता चले कि हिंदुओं में भी एक नेता है तो तुमको औकात में रखने की हिम्मत रखता है। इसके लिए सोचता है औरंगजेब। कारण क्या था? हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाना। किसकी नीति थी? औरंगजेब की। औरंगजेब के परदादा कौन? अकबर। अकबर की अस्थियां निकाल लेता है कौन? राजा राम। कहां से? अकबर के मकबरे में से। कौन? राजा राम जाट। औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध में खड़ा होकर एक जाट नेता अकबर के मकबरे को पट लेता है। कौन? राजा राम। वो मकबरा बना था कहां पर? सिकंदरा। कहां बना था? सिकंदरा में। सिकंदरा पड़ता है आगरा में। हाँ, आगरा में। आगरा में किसका मकबरा उखाड़ लिया था? अकबर का। किसने? राजा राम जाट ने। तो जाटों का एक नेता था, अकबर के मकबरे से अस्थियां निकाल ली अकबर की, और कहने लगा औरंगजेब तो जिंदा हिंदुओं को मुसलमान बनाता है, मैं इनके मरे हुए पूर्वजों को, अस्थियों को जलाकर हिंदू बना दूंगा। किसने कहा? राजा राम ने। और अस्थियां निकाली नहीं, बल्कि मकबरे को लूट लिया था। मकबरे में छत्र लगे थे सोने के छत्र निकाल कर उस सोने को बेचकर लोहा खरीदा, अर्थात उस सोने को बेचकर हथियार खरीदे। इसने, राजा राम ने। लोग कहते हैं कि ये इतिहास में क्यों पढ़ाए जाते हैं, कभी गौर करना। लोहा खरीदा था सोना बेचकर। इसने, इतिहास के वीरों ने इसका मकबरा लूटा था अकबर का। किसने? राजा राम ने। ये बात औरंगजेब के सामने हो जाए, और औरंगजेब कैसे चुप रह सकता है? औरंगजेब ने इसके खिलाफ, राजा राम के खिलाफ सेना भेजता है। सेना का नेतृत्व करता है लाल बेग। कौन करता है? लाल बेग। लाल बेग नाम का व्यक्ति होता है। लाल बेग का नाम आपने कभी पढ़ा होगा राजस्थान की कला और संस्कृति में। जब जीवन माता के मंदिर पर हमला करता है औरंगजेब, उस समय सेना का नेतृत्व भी लाल बेग ही कर रहा था। और आज लाल बेग किसके विरुद्ध में आए हैं? राजा राम जाट के विरुद्ध। राजा राम जाट लाल बेग को मार देता है। इसको, लाल बेग को कौन मार देता है? राजा राम जाट। इतना कुछ होने के बाद अब औरंगजेब चुप नहीं बैठने वालों में। औरंगजेब बड़ी सेना भेजता है, और विजय होता है। राजा राम जाट को फांसी लगवा देता है। कौन? औरंगजेब। इसको, राजा राम जाट को। बात कब की है? 1688 की। राजा राम को बंदी बना लेता है और फांसी लगवा देता है। कौन? एक जाट नेता राजा राम को, औरंगजेब। अब इनको फांसी होने के बाद जाटों में एक नया सितारा उभरता है। भरतपुर राजवंश का यहां से उदय प्रारंभ होगा। राजा राम के बाद एक नेता आता है जिसका नाम चूड़ामन। क्या होगा? चूड़ामन।
चूड़ामन, ये भी भरतपुर के आसपास कोई काम करेगा तो राजा राम ने किया था। कभी तो मकबरा लूट लिया, तो कभी औरंगजेब की सेना के लाल बेग को मार दिया। जारी रखा वही काम जो राजा राम ने रखा। चूड़ामन आगे जाटों का एक नेता बनता है और सबसे पहले देखेंगे औरंगजेब। औरंगजेब की 1707 में हो जाती है मृत्यु। इसकी औरंगजेब की 1707 में हो जाती है मृत्यु। इनका शासनकाल है 1691 से लेकर 1721 तक। शासनकाल क्या, ये रहे थे जाटों के नेता। फिर 1707 में किन की मृत्यु हो जाएगी? औरंगजेब की। मृत्यु के बाद में मुगल गद्दी को लेकर लड़ाई हो जाती है इनके पुत्रों के बीच। पुत्रों का नाम था आजम और दूसरे का नाम था मुआजम। दोनों के मध्य पिता की मृत्यु के बाद लड़ाई छिड़ जाती है मुगल गद्दी को लेकर। दोनों लड़ते हैं इसको लेकर, मुगल गद्दी को लेकर। औरंगजेब की मृत्यु हो गई है 1707 में। फिर कौन है हमारे भरतपुर में? चूड़ामन, जाटों का एक नेता। उन्होंने दोनों की लड़ाई का फायदा उठाकर दोनों को लूट लिया। किसने? चूड़ामन ने। किन किन को? आजम व मुआजम को लूट लिया। लूट कर धन से किला बनाता है, खून का किला। कौन सा किला? खून का किला भरतपुर में। कौन बनाता है? चूड़ामन। कहां पर? भरतपुर में। कौन बनाता है? चूड़ामन। किसको लूटकर? आजम व मुआजम को। दोनों को लूटने के बाद प्राप्त हुए धन से कौन? चूड़ामन खून का किला बनाता है और जाट शक्ति को संगठित करता है। संगठित ही नहीं बल्कि इनके बाद मुगलों के ढलते दिन शुरू हो गए थे। तो औरंगजेब एक ताकतवर राजा था, उसके बाद आपस में लड़े। लड़ने के बाद शक्ति बंट गई। बंटने के बाद मुगलों के ऐसे दिन शुरू हो गए इनकी कल्पना करना मुश्किल है। और फिर भरतपुर की शक्ति बढ़ती गई। किला बना लिया। कौन सा? खून का। अब जाट पूरे ताकतवर हो गए थे। ताकतवर होने के साथ साथ उधर मुगलों के, आपको पता है, इन ढल रहे हैं। मुगलों में एक उत्तरवर्ती मुगल शासक आता है, मोहम्मद शाह रंगीला। वो से भी गया गुजरा शासक था। तो नहीं तो कोई लड़ने का ज्ञान था, नहीं कोई बोलने का ज्ञान था, नहीं कोई बैठने का। और हमारे उत्तर भारत में एक नई शक्ति स्थापित हो रही थी, का नाम चूड़ामन जाट। और ये मुगलों के शासक एक दिन जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह को भेजते हैं इनके पास, चूड़ामन के पास, और समझाने का प्रयास करते हैं। तो वो प्रयास है सफल रहा, कोई ज्यादा सफलता नहीं मिली। जाट फिर शक्ति के रूप में एकत्रित हो गए और लोग उनको कहने लगे, बिना आज का जाट बादशाह, बिना आज का जाट बादशाह, जाट बादशाह। इनको चूड़ामन को क्या कहने लगे? बिना ताज का जाट बादशाह। कौन? चूड़ामन। प्रयास किया मुगलों ने दबाने का, किंतु चूड़ामन कस से मस नहीं हुआ। शक्ति को संगठित रखा और कहलाना लगा बिना ताज का जाट बादशाह। कौन? चूड़ामन। चूड़ामन के बाद इनके दो पुत्र होंगे। इनके चूड़ामन के एक का नाम होगा मदन सिंह,
बदन सिंह दूसरे का नाम होगा मोहकम सिंह। क्या होगा? मोहकम सिंह। इनके दो पुत्र हैं। चूड़ामन के एक का नाम होगा बदन सिंह, दूसरे का होगा मोहकम सिंह। क्या होगा? मोहकम सिंह। चूड़ामन की मृत्यु के बाद दोनों के बीच में जमीन और सरदार को लेकर विवाद हो जाता है। दोनों चाहते हैं कि मैं सरदार बनूं जाटों का। कभी सोचता है बदन सिंह मैं सरदार बनूं, और कभी सोचता है मोहकम सिंह कि मैं सरदार बनूं। अब मुगलों को पता चला दोनों भाई लड़ रहे हैं, मौके का फायदा उठाया जाए। तो निश्चय रूप से मुगल फायदा उठाएंगे। चूड़ामन की मृत्यु हो गई है। बदन सिंह और मोहकम सिंह दोनों लड़ रहे हैं। कौन? बदन सिंह व मोहकम सिंह दोनों लड़ रहे हैं। अब बदन सिंह और मोहकम सिंह दोनों क्या लड़ रहे हैं? मोहकम ये दोनों लड़ रहे हैं। इसको लेकर, नेतागिरी को लेकर। दोनों चाहते हैं कि मैं सरदार बनूं, मैं सरदार बनूं। और मुगलों में इस समय एक बंदा राज कर रहा था जिसका नाम था रंगीला। कौन सा रंगीला? मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में हमारे जयपुर के सवाई जय सिंह रहते थे। कौन रहते थे? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह रहते हैं। पता चला भरतपुर में दोनों भाई लड़ रहे हैं जाटों के नेतृत्व को लेकर। रंगीला कहता कि भाई जय सिंह जी आप जाइए, फैसला करवाइए, हो ना हो हमारे अधीन आ जाए। कौन? जाट। भाई जय सिंह जाते हैं। भाई जय सिंह जाकर बदन सिंह से कहते हैं कि बदन सिंह जी आप समझौता कर लीजिए, आपको भरतपुर का राजा मान लिया जाएगा। बदन सिंह कहते हैं तो वैसे ही राजा ही है। हमारे बाप चूड़ामन जी हमारे ये 84 गांव छोड़कर गए हैं। कितने गांव? 84 गांव की जागीर थी किनके पास? चूड़ामन के पास। बदन सिंह कहते हैं हमारे पास पहले ही 84 गांव की जागीर है, राजा मानने की जरूरत क्या है? भाई जय सिंह जी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हम आपको राजा बना देंगे, आपकी खुद की रियासत होगी अलग। तो बदन सिंह के मन में ख्याल आता है कि राजा बन जाते हैं, अपना क्या जाता है। आपसे पूछे ब्रजराज की उपाधि किसने दी थी? क्योंकि ब्रज प्रदेश में ही आता है भरतपुर, मथुरा, जोधपुर का क्षेत्र। तो राजा की उपाधि कौन देता है, या ब्रजराज की उपाधि कौन देता है? भाई जय सिंह। क्या उपाधि देता है? ब्रजराज। इनको देता है बदन सिंह को उपाधि दे दी ब्रजराज की। किसने दे दी? भाई जय सिंह ने। कब? 1722 में। कब? 1722 की बात है। क्या उपाधि मिलती है ब्रजराज की? कौन देता है? भाई जय सिंह। और उपाधि देने के बाद बदन सिंह अपने आप को भाई जय सिंह के अधीन मानने लगता है, उनका सामंत मानने लगता है कि मैं आपका सामंत हूं आज से। किंतु राजा कहां का बन गया? ब्रज प्रदेश का, अर्थात भरतपुर का। राजा कौन बन गया? बदन सिंह। बदन सिंह को उपाधि ब्रजराज की किसने दी? भाई जय सिंह ने। एक उपाधि राजा की भी थी। राजा, वो उपाधि एक तो राजा की थी, एक ब्रजराज की उपाधि किनकी थी? बदन सिंह की। अब भरतपुर का राजा बन जाता है कौन? बदन सिंह। आपसे पूछा जाए
भरतपुर राजवंश का संस्थापक कौन है? तो कौन है? पदन सिंह है। अब राजा बना, पीछे नेता थे सभी। भरतपुर राजवंश का संस्थापक कौन है? भरतपुर जाट राजवंश का संस्थापक कौन है? वही बदन सिंह जी, जिनको ब्रजराज व राजा की उपाधि मिल चुकी है मुगल दरबार से। अब राजा बना है तो कोई काम होगा इनके समय। भरतपुर में राज करने लगे हैं तो काम होगा। काम क्या होगा? सबसे पहले एक किला बनवाया। किसने? बदन सिंह जी ने। कुम्हेर का किला। कौन सा किला? कुम्हेर। किसने बनाया? बदन सिंह जी। और इन्हीं के समय डींग में जल महल बनाए गए थे। कौन से? डींग के जल महल किसने बनाए? बदन सिंह ने। राजा बन चुके हैं तो काम अब होगा, क्योंकि कोई दुश्मन तो रहा नहीं। और राजा होंगे उनके दरबार में, कवि होंगे। तो कवि कौन था? आपसे पूछा जाए कि बदन सिंह के दरबार में कवि कौन था, तो आप बताना। के दरबार में कवि? बदन सिंह जी के दरबार में सोमनाथ। कौन थे? सोमनाथ। इनके दरबार के कवि थे बदन सिंह के दरबार। और बदन सिंह के 26 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 26 पुत्र हुए। कुल कितने पुत्र थे बदन सिंह जी के? 26। इन्हीं 26 पुत्रों में एक पुत्र हुए महाराजा सूरजमल। कौन हुए? सूरजमल। अपने आप में एक देव पुरुष, देव शक्ति। कौन? सूरजमल। किसके पुत्र थे? बदन सिंह के। बदन सिंह अपने आंखों के रोग के कारण अपने जीवन काल में ही सूरजमल जी को सत्ता की बागडोर दे देते हैं। कौन? बदन सिंह जी। सत्ता की बागडोर किसके हाथ में आ जाती है? सूरजमल के। क्योंकि आंखों से दिखना बंद हो गया था बदन सिंह को, सत्ता की बागडोर सूरजमल ने संभाली। इसी बागडोर संभालते संभालते इस दुनिया को छोड़कर बदन सिंह जी चले जाते हैं। कब? 1756 में। कब चले जाते हैं? 1756 में। कौन? बदन सिंह जी। और बदन सिंह जी के बाद में अगला राजा बनता है कौन? सूरजमल। कौन? महाराजा सूरजमल। कब बने? 1756 से लेकर 1763 तक राज किया भरतपुर में। किसने? सूरजमल ने। 56 से 63 तक राज किसने किया? सूरजमल ने। के बारे में जितना पढ़े उतना कम। सबसे पहले इनका जन्म देखेंगे कब हुआ। जन्म इनका सूरजमल का 1707 में जाट वीर योद्धा का जन्म होता है। कब? 1707 में। आप पूछोगे पिता कौन है? पिता आपको पता ही, अभी पढ़ के आए थे, बदन सिंह। कौन? बदन सिंह है। और माता का नाम था देवकी। क्या था? देवकी। का नाम आता है गंगा। आपसे पूछा जाए कि महाराजा सूरजमल का जन्म कब हुआ था, तो बताना। 1707 में। पिता का नाम पूछे तो बताना बदन सिंह, और माता का नाम पूछे तो देवकी या गंगा। इनकी माता होती है महाराजा सूरजमल की, और इनके उपनाम के महाराजा सूरजमल के। सूरजमल जी के उपनाम। उपनाम
सूरजमल में वो सभी गुण थे जो एक व्यक्ति में होने चाहिए और उससे ऊपर ही थे, कम नहीं थे। अपने सभी गुणों के संपन्न होने के कारण महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहते हैं। क्या कहते हैं? जाटों का प्लेटो। इनको सूरजमल को सबसे पहला नाम आता है कि जाटों का प्लेटो। प्लेटो यूनान का एक दार्शनिक था। प्लेटो कौन? प्लेटो बुद्धिमान व्यक्ति था और सूरजमल से ज्यादा बुद्धिमान मुझे कोई लगता नहीं। भरतपुर राजवंश सूरजमल सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हुए, इसलिए उनको क्या कहते हैं? जाटों के प्लेटो या जाटों के अफलातून। क्या उससे पूछा जाए कि जाटों के अफलातून कौन थे? जाटों के अफलातून, अफलातून कौन है? राजा सूरजमल। अगर आपसे पूछा जाए जाटों की आंख किसे कहते हैं, वो भी आप बताना। सूरजमल का नाम, इसका नाम बताओगे? सूरजमल का नाम क्या बताओगे? जाटों की आंख, जाटों के प्लेटो, जाटों के अफलातून और जाटों की आंख, इनको कहते हैं महाराजा सूरजमल को। सूरजमल ने अपने जीवन में कई लड़ाई लड़ी। आप पूछोगे कई, केवल कितनी लड़ाइयां? कुल 24 लड़ाइयां लड़ी थी महाराजा सूरजमल ने। कितनी लड़ाइयां? कुल लड़ाई अपने जीवन में 24 लड़ाइयां लड़ी थी। इतनी 24 लड़ाई। 24 लड़ाइयों में से कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयां हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे दिल्ली की लूट या दिल्ली विजय। दिल्ली विजय इनकी, महाराजा सूरजमल की। बात 1753 की। राजा बनने से पहले जब मदन सिंह को आंखों से दिखना बंद हो गया था तो राजकाज की बागडोर किसके हाथ में थी? महाराजा सूरजमल के हाथों में। और महाराजा सूरजमल ने 1753 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इस पर दिल्ली पर आक्रमण, दिल्ली को 2 महीनों तक घेर कर रखा। मुगल शासकों को लाल किले के अंदर कैद करके रखा। इसने महाराजा सूरजमल ने। जाटों ने कई बार दिल्ली को घेरा है और कई बार वहां के राजाओं को कैद करके रखा है। इसका जिक्र करूं, पीछे का किसान आंदोलन ले लो या महाराजा सूरजमल ले लो, इससे पहले बोरी को कैद कर लिया था जाटों ने। तो जाटों की शक्ति का आपको अनुमान हो सकता है इस बात से। मुगलों के कभी चढ़ते दिन उस समय जाटों का उद्भव होता है और ढलते दिनों में मुगलों को लाल किले में कैद करके रख लेते हैं। कौन? जाट। और जाटों में महाराजा सूरजमल। कब? 1753 में। कैद नहीं किया, वहां से एक जुल्ला था, नूरजहां का जुल्ला। क्या था? नूरजहां का जुल्ला उठा लाए। का झूला कहां ले आए? भरतपुर में। कहां ले आए? भरतपुर में। अब आप कहोगे कि सबसे पहले लूटने की बात करें तो राजा राम ने क्या लूटा? अकबर का मकबरा। दूसरी बार बात करेंगे चूड़ामन की, तो दोनों भाई लड़ रहे थे। कौन? औरंगजेब के पुत्र मुआजम व आजम। उस समय उनको लूट ले आता है कौन? चूड़ामन। और दिल्ली को लूट ले आते हैं महाराजा सूरजमल। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जाट लूटते थे। कहने से क्या होता है? इतिहास में कह रखा है कि जाट लूटते थे। कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लूटने के लिए दम चाहिए। दम था वो भरतपुर के जाटों में और किसी में दम नहीं था। दिल्ली को लूट ले, दिल्ली के बादशाहों को
लाल किले में कैद कर ले। इसमें हिम्मत थी सिर्फ महाराजा सूरजमल में, जिन्होंने कभी दिल्ली लूट ली थी, कभी आगरा लूट लिया था। इनके वंशजों ने कभी अकबर का मकबरा पट लिया था और कभी मुआजम और आजम को लूट लिया था। कहावत है कि कुकर कह दिए जाट लुटेरे, ऐसे कह दिए जाट लुटेरे, इतिहासों के कांटों में और लूटने में दम चाहिए। वो था भरतपुर के जाटों में, ऐसे कोई नहीं लूट सकता, वो भी मुगलों को। नूरजहां का झूला किसने उतारा, कहां से लाए, तो आप बता देना। सूरजमल जी लाए थे दिल्ली से। और सूरजमल ने एक दूसरी विजय की थी, आगरा विजय। कौन सी विजय, आगरा विजय। बात है 1761 की। कब की, 1761 की। महाराजा सूरजमल आगरा को घेर लेते हैं, जो कि मुगलों की सेकंड कैपिटल थी। क्या, आगरा। चारों ओर से घेर लेते हैं और कब्जा कर लेते हैं किस पर, आगरा पर। माना जाता है कि आगरा के ताजमहल में उस समय महाराजा सूरजमल ने कूड़ा भरवा दिया था। क्या, कूड़ा। इसने, महाराजा सूरजमल ने, और घोड़े बंधवा दिए थे। जिक्र आता है कि ताजमहल में उस समय घोड़ों की गुड़साल बना के रख दी थी। किसने, महाराजा सूरजमल ने। अंदर ही घोड़े बंद थे और अंदर ही उनका चारा था। किसने भरवाया था वो चारा, महाराजा सूरजमल ने। कब, 1761 की बात। अब और एक युद्ध होता है पानीपत का। कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध 1761 में होता है। ये युद्ध होता है, एक बाहर से आता है, उसका नाम होता है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। और मराठों के बीच, मराठों के बीच। युद्ध से पहले मराठों को अपनी शक्ति पर पूरा गुमान था, होना भी चाहिए, क्योंकि मराठे शक्तिशाली थे। तो मराठों से ज्यादा शक्तिशाली कौन था, अहमद शाह अब्दाली। अब आप कहोगे पढ़ा सूरजमल रहा है, बीच में कौन ये अब्दाली है, कौन ये मराठे हैं। मराठा एक दक्षिण भारत की शक्ति थी और ये अफगानिस्तान से आया हुआ एक बर्बर आक्रांता, इसका नाम अहमद शाह अब्दाली। भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। कौन, अहमद शाह अब्दाली। 1761 का आक्रमण होता है पानीपत में। कहां होता है, पानीपत में। और पानीपत में लड़ने आते हैं मराठा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लड़ने आते हैं, मराठा। मराठों का सैनिक था सदाशिव भाऊ। कौन था, सदाशिवराव भाऊ। इस भाऊ से सूरजमल जी मुलाकात करते हैं। कौन, भरतपुर के शासक सूरजमल जी। सूरजमल जी कहते हैं कि आपके पास सेना बड़ी है, किंतु इससे ज्यादा बड़ी सेना क्या है, अहमद शाह अब्दाली की। उसके पास आधुनिक हथियार है। आप चाहो तो मैं आपकी मदद करूं। कौन से युद्ध में, पानीपत के युद्ध में। कमंड से अंधा व्यक्ति सदाशिवराव पहचान नहीं पाया महाराजा सूरजमल की शक्ति को, और महाराजा सूरजमल से कहता है कि हम अकेले ही देख लेंगे। तो सूरजमल जी कहते हैं चलो कोई ना, आप अकेले देख लेना, आप ये युद्ध कुछ समय के लिए टाल दीजिए। कौन सा, पानीपत का युद्ध आप कुछ समय के लिए टाल दीजिए। भाऊ पूछता है क्यों, क्योंकि अभी सर्दी है, जनवरी फरवरी की बात है,
अभी सर्दी है तो आप इस युद्ध को जून में ले जा सकते हो। अगर जून 1761 में होगा तो अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों को यहाँ की गर्मी में लड़ने का अनुभव नहीं है, अपनी सेना को पूरा अनुभव है, तो आप कब लड़िए, सर्दी की बजाय गर्मी में लड़िए। ये एक राय दी थी। और दूसरी राय, जब भी ये मराठे लड़ने जाते हैं तो साथ में अपनी औरतें, बच्चे, बुढ़े सभी लेके जाते थे। लगभग 1 लाख की फौज लेकर जाते थे, उसमें 20,000 उनकी महिलाएं होती थी। सूरजमल ने कहा महिलाओं को मेरे पास छोड़ दो, आप युद्ध में जा रहे हैं। मराठे बोले नहीं, आपके पास तो नहीं छोड़ेंगे। ये बातें नहीं मानी और मराठे युद्ध में चले जाते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है और इस युद्ध में हार होती है मराठों की। इनकी हार होती है मराठों की। ये भारत का दुर्भाग्य था, मराठे सूरजमल जी की बातों को नहीं मान पाए। अगर मानते तो शायद युद्ध का नतीजा कुछ और ही होता और भारत के इतिहास में सुनहरे पन्नों में और ज्यादा चमकते अक्षरों में मराठों का नाम होता। और महाराजा सूरजमल की इस बात को नकारा किसने? शिवराव बहू ने। नतीजा आपके सामने है। और कुछ कहानियां सूरजमल की जितनी बात की जाए उतनी कम है। सूरजमल के दरबार में कवि रहते थे। कौन रहते थे? कवि रहते थे। उनका नाम था मंगल सिंह। क्या थे? मंगल सिंह। मंगल सिंह इनके दरबार के कवि थे। सूरजमल जी के कई कवि थे, उनमें से फेमस नाम मंगल सिंह का आता है। महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन में कई निर्माण कार्य करवाए। निर्माण कार्य इसमें आपको पता है, भरतपुर का किला। कौन सा किला? भरतपुर का किला किसने बनवाया? महाराजा सूरजमल ने 1733 में इस दुर्ग की नींव लगाई थी और 1741 में बनकर तैयार हो गया था। कौन सा किला? भरतपुर का किला। किसने बनवाया? महाराजा सूरजमल ने। अब किला बन गया खुद का, खुद की एक राजधानी बन गई। क्या? भरतपुर। आपसे पूछा जाए महाराजा सूरजमल की राजधानी क्या थी? भरतपुर। उससे पहले राजधानी डींग थी। भरतपुर की नींव क्या भरतपुर किले की नींव 1733 में रखी गई और 1741 में बनकर पूर्ण हो गया था। क्या? भरतपुर का दुर्ग। बात आती है 1761 के बाद 1763 की। कोई पठान होता है, महाराजा सूरजमल के धोखे से क्या कर देता है? कौन? पठान। इनकी? महाराजा सूरजमल की। कौन? एक पठान होता है, वो राजा सूरजमल की धोखे से हत्या कर देता है। धोखे से ही मारे गए थे सूरजमल। अगर धोखे से नहीं मारे जाते तो भरतपुर का इतिहास और उज्जवल होता। राजा सूरजमल की हत्या क्या शहादत दिवस पूछा जाए तो आपसे बता देना 25 दिसंबर। क्या? 25 दिसंबर बलिदान दिवस किनका आता है? महाराजा सूरजमल का। कब? 25 दिसंबर को। आज क्या है? 25 दिसंबर है क्या? 25 दिसंबर के दिन महाराजा सूरजमल की बलिदान की हुई यादें उत्तर में ताजा करती, हमको इतिहास बताता है। तो ऐसे लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए जिन्होंने एक जाति से ऊपर उठ के हिंदू धर्म के लिए आवाज बुलंद की। सूरजमल ने। सूरजमल के बाद एक राजा और बनता है, वो होता है सूरजमल का पुत्र जवाहर सिंह। कौन होता है? सूरजमल के बाद पुत्र राजा बनता है जवाहर सिंह। जवाहर सिंह, इनका चर्चा किया जाए उतना ही कम। एक बार
अपने पिता के नक्शा कदमों पर चलते हुए उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। इसने जवाहर सिंह जी ने इस पर आक्रमण किया, दिल्ली पर। दिल्ली आक्रमण, दिल्ली आक्रमण में लाल किले के अष्ट धातुओं के गेट लगे थे जो कभी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ से उखाड़ कर लेके गया था। कहां से? चित्तौड़गढ़ से। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, कहां? चित्तौड़ पर। चित्तौड़ के लाल किले के और चित्तौड़ दुर्ग के गेट उखाड़ कर लाल किले पर लगा देता है, और वही गेट कालांतर में सूरजमल के जवाहर सिंह ने दिल्ली के लाल किले को तोड़कर फाड़कर वो गेट भरतपुर के लगा दिए। इसने जवाहर सिंह। ये दिल्ली विजय मानी जाती है किन की? जवाहर सिंह की। और कल अगली क्लास में देखेंगे जाटों का उज्जवल इतिहास। ये क्लास कैसी लगी बताना। जय हिंद, जय भारत।